ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। स्टूडेंट पहले एक बुनियादी बात ध्यान में बिठाएं, और वो क्या है कि मेरे पास जो है कार्बोनिल कंपाउंड्स आई मीन एल्डिहाइड और कीटोन, जब हम इनकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल होता है। मैं आपको ना एक तरतीब याद करवाता हूं। चैप्टर नंबर 11 में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जब अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन की जाती है तो एल्डिहाइड बनता है, और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की जाती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। माय डियर स्टूडेंट, ये आपने तरतीब याद रखनी है, बल्कि अगर आप इसको मजीद पीछे से शुरू करें ना, अल्केन की ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बना, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बना, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ें। बिल्कुल इसी तरह अगर आप अल्कोहल ने सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन पड़ा बना, और फिर कीटोन से हम उनको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ बढ़ती है। जनरल पैटर्न आपके पास क्या बनना चाहिए? जनरल पैटर्न है अल्कोहल ऑक्सीडेशन हुई, कार्बोनिल कंपाउंड्स बने, उनके ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बना। स्टूडेंट बिल्कुल अगर आप इसके उलट जाए, यानी अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लें, उनकी रिडक्शन करवाएं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन से आपके पास अल्कोहल बनता है। यह तरतीब आपने ज़हन में रखनी है। आज हम ना एल्डिहाइड और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन स्टडी करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए। स्टूडेंट मैं दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक हमारे पास है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड, और दूसरा हमारे पास है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्या है? हमारे पास है टॉलेंस रिएजेंट। दिस वन इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। माय डियर स्टूडेंट, टॉलेंस रिएजेंट इज एन अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। दिस अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? एन अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन। My dear student, this one is the Fehling solution. Similarly, we have another mild oxidizing agent, that is Benedict solution. Fehling के बाद Benedict solution, an alkaline solution containing cupric citrate complex ion, and this one is the Benedict solution. My dear student, ये जो तीन मैंने आपके साथ डिस्कस किए, टॉलेंस रिएजेंट, Fehling solution और Benedict solution, these are mild oxidizing agent. Mild, मोतदिल, ना weak, ना strong, mild oxidizing agent. Student आगे बढ़ते हैं, हमारे पास strong oxidizing agent, K2Cr2O7/H2SO4, यानी acidified potassium dichromate. एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। लुक एट दिस वन इज द एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में आपने चंद कतरे एसिड के डाले हुए हैं, एंड दिस वन इज ऑरेंज कलर सॉल्यूशन। दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली यू हैव द एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। लुक एट दिस वन इज एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन, दिस वन इज पर्पल सॉल्यूशन, एंड हियर वी हैव द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये आपके पास कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो माय डियर स्टूडेंट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड KMnO4, कंसंट्रेटेड, हमारी बुक में डाइल्यूट लिखा हुआ है, मैं कंसंट्रेटेड लिखूंगा, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आज के लेक्चर की जो पहली पहचान, पहली जो बात आपको याद रखनी है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से। अब ये मेरे पास कुछ कार्बन, जब मैं कार्बन कंपाउंड की बात करता हूं तो मेरे से मुराद होती है एल्डिहाइड और कीटोन। ये मेरे पास कुछ एल्डिहाइड और कीटोन है, मेथनॉल आई मीन फॉर्मल्डिहाइड, एथेनॉल आई मीन एसिटाल्डिहाइड, प्रोपानोन आई मीन एसीटोन। ये दोनों एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। अब हमने इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है। ऑक्सीडेशन के लिए मैं यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख रहा हूं, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। माय डियर स्टूडेंट, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहां पे ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करवाएगा। ये आपको आसान तरीके में समझा रहा हूं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, कार्बोनिल ग्रुप, इसमें इधर अगर हाइड्रोजन है, अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं, एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ कोई भी अल्काइल ग्रुप लगाऊंगा। अब ये क्या करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इसने नेसेंट हाइड्रोजन देनी है, मैं ये आसान तरीके से आपके साथ बात कर रहा हूं। इसने नेसेंट ऑक्सीजन देनी है, नेसेंट ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन को यहां इंट्रोड्यूस करवाना है, यानी कार्बोनिल कार्बन के साथ उस ऑक्सीजन का बॉन्ड बनवाना है। इसके लिए या तो इसे ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, या ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों में से कोई एक बॉन्ड तोड़कर इस ऑक्सीजन को यहां इंट्रोड्यूस करवाएगा, और यूं एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब यहां बात याद रखनी, ये मैं आपको बातें समझा रहा हूं ना, ये जितना भी आज का टॉपिक पढ़ा रहा है ना, ये मैं उसको समराइज कर रहा हूं, ये उसको मैं समराइज कर रहा हूं। अब याद रखना कि एक बॉन्ड हो गया कार्बन कार्बन बॉन्ड, और एक है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड ना कंपैरेटिवली स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग आसानी से नहीं टूटता, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होता है, वीक होता है। ये नॉन पोलर है, ये स्लाइटली पोलर है, स्लाइटली, ऑलमोस्ट ये भी नॉन पोलर होता है, लेकिन फिर भी। अब ना स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, वीक बॉन्ड को तोड़ना आसान है। इसका मतलब हुआ कि जिन कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ हाइड्रोजन होंगे, वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा, और वो कार्बोनिल कंपाउंड्स तेजी से ऑक्सीडाइज होगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो फॉर्मल्डिहाइड है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन कार्बन दोनों तरफ वीक बॉन्ड है, ये तेजी से ऑक्सीडाइज होगा। अगर आप एसिटाल्डिहाइड को देखो, एथेनॉल को देखो, एक तरफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि वीक है, और दूसरी तरफ कार्बन कार्बन बॉन्ड है जो कि स्ट्रांग है। इसका मतलब है इसमें ऑक्सीडेशन फॉर्मल्डिहाइड से कदरे मुश्किल होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एल्डिहाइड है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती है, और अमंग एल्डिहाइड सबसे आसानी से कौन ऑक्सीडाइज होता है? फॉर्मल्डिहाइड। इसका मतलब हुआ कि फॉर्मल्डिहाइड इज वेरी रिएक्टिव एल्डिहाइड, इज वेरी रिएक्टिव, दिस इज इजीली ऑक्सीडाइज। लेकिन अगर आप कीटोन को देखो, कार्बोनिल के इधर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड विच इज स्ट्रांग बॉन्ड, इधर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड विच इज स्ट्रांग बॉन्ड। इसका मतलब है ये जो कीटोन है, दे आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड। ये पहली बात है। क्या मैंने कहा? मैंने ये कहा कि जब आप एल्डिहाइड या कीटोन को जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करते हैं, उस दौरान दो चीजें, एक तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और फिर ये कार्बन के साथ ये जो बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का, ये कार्बन हाइड्रोजन का, उसको ब्रेक करके यहां पे नेसेंट ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस। ये मैं आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूं। अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है, यहां पे आसानी से ब्रेक होगा, और आसानी से ये कार्बोक्सिलिक एसिड में इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब ये सारी बात हमें क्या बता रही है? ये सारी बात हमें बताती है कि अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करूंगा तो आपके पास क्या बनेगा? HC डबल बॉन्ड। मैंने इसको नहीं छेड़ा, HC डबल बॉन्ड, मैंने सिर्फ यहां पे ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करवा दिया और हाइड्रोजन। तो ये मेथनॉल था, ये फॉर्मल्डिहाइड था, इससे फॉर्मिक एसिड बना, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, तो जिसे हम मेथानोइक एसिड कहते हैं, मेथानोइक एसिड। अब ना हमारे पास ये एथेनॉल है,
एथेनॉल, इसमें भी ये बॉन्ड टूटा, यहां पे ऑक्सीजन आ गया तो ये बना CH3 C डबल बॉन्ड, मैंने इसको नहीं छेड़ा, CH3 C डबल बॉन्ड, सिर्फ मैंने यहां पे ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करवा दी तो ये आ गया OH। अब आप इससे इसमें जाएंगे ना, चेंज देखो CH3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, सिर्फ यहां पे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जब होगी ये कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया तो नाउ दिस वन इज द एसिटिक एसिड, नाउ दिस इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, दिस इज आल्सो कॉल्ड एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड कह लो, ये इसका नाम क्या हुआ एथेनोइक। तो फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड से एथेनोइक एसिड। अब इन दोनों में से कौन इजीली ऑक्सीडाइज होता है? फॉर्मेल्डिहाइड, उससे कदरे मुश्किल एसिटाल्डिहाइड, वजह मैंने बता दी। एक और चीज, ये आपके पास ना कीटोन आ गया। माय डियर स्टूडेंट, जब इस कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाएंगे अल्टीमेटली आपके पास बनेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, लेकिन दिस इज नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड। तो अब तक बात क्या बनी? दो मैंने बातें की, एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड, कीटोन्स इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते। एक और भी बात, ये आपके पास दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये माइल्ड है, ये स्ट्रांग है। अगर आप एल्डिहाइड, ये दोनों एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं ना, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इनको ऑक्सीडाइज कर देंगे। यानी अगर फॉर्मेल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड का इन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवाओ तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनको आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप इन्हीं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कीटोन से रिएक्शन करवाओ, कीटोन को ऑक्सीडाइज करो, तो ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, दूसरे अल्फाज में ये कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं देंगे। वजह मैंने बता दी कि कीटोन में कार्बन कार्बन स्ट्रांग बॉन्ड है और स्ट्रांग बॉन्ड इनके बस की बात ही नहीं बनेगा। तो फिर अगर आप कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं ना, तो आपको फिर कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे? स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे, स्ट्रांग, और वो भी आप बड़ी देर तक इनको स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हीट करेंगे, फिर कहीं जाके ऑक्सीडाइज होगा। ये बात है। अब एक और भी मैं आपको एक हिंट देता हूं, अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन इनको डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो आप इन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ एल्डिहाइड रिएक्शन देंगे लेकिन कीटोन इनके साथ रिएक्शन नहीं देंगे, ये बात। और आखिर में एक और चीज समझाता हूं स्टूडेंट, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये जो है ना, ये वाले दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7/H2, दिस वन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने इसको इस्तेमाल किया, इसने क्या किया? इसने मेथनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया, इसने मेथनॉल को ऑक्सीडाइज किया, खुद रिड्यूस हो गया, खुद रिड्यूस हो गया। अब गौर से देखना, गौर से देखना, मेरे पास ना ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये पर्पल कलर का KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4 है, और ये आपके पास ना K2Cr2O7 जो ऑरेंज कलर का है। आपने टेस्ट ट्यूब में कोई भी एल्डिहाइड ले ले, अब उस एल्डिहाइड में आपने क्या करना है? आपने उसके अंदर ये KMnO4 इसको ऐड करना, पर्पल कलर का। आप इसको देखेंगे तो इसका पर्पल कलर डिस्चार्ज हो गया और ये ग्रे कलर के, डार्क ग्रे कलर के प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हुए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि KMnO4 उसने इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया और खुद पर्पल KMnO4 रिड्यूस होकर डार्क ग्रे प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरह ये आपके पास ना K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज सॉल्यूशन है, ये एसिडिफाइड, आपने इसको एल्डिहाइड उसमें ऐड किया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि इसका जो ऑरेंज कलर है दैट कन्वर्ट्स इनटू ग्रीन कलर। अब याद रखना, ऑरेंज कलर में पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, और जब ये ग्रीन कलर में रिड्यूस हो गया तो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। इसका मतलब है पोटेशियम डाइक्रोमेट जब ऑरेंज से ग्रीन कलर में आता है, यानी जब ये बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 में चली जाती है, और यूं ये रिड्यूस हो जाता है। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया, खुद रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होकर ये ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर आप इन्हीं दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का किसी कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कीटोन के साथ रिएक्शन करने पर इनका कलर डिस्चार्ज नहीं होगा। आई मीन आम हालात में ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करते, लेकिन स्टूडेंट अगर आप इनको हीट करेंगे फॉर सेवरल आवर्स, फिर कहीं जाके ये कीटोन को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद इसका कलर जो है वो अगर K2Cr2O7 की तो इसका कलर जो है वो ग्रीन में कन्वर्ट होगा। ये बात आपने ज़हन में बिठानी। माय डियर स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि ये जो एल्डिहाइड है या कीटोन है दे विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो दीस एल्डिहाइड एंड कीटोन इन दिस रिएक्शन दे विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें, इन तीनों में कौन स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आंसर वेरी सिंपल, फॉर्मेल्डिहाइड। क्यों? जो जितना इजीली ऑक्सीडाइज होगा उतना वो स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो जितना मुश्किल से ऑक्सीडाइज होगा उतना वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये बातें आपने ज़हन में बिठानी है। अब स्टूडेंट मैं आपको ना जितनी भी बातें समझाई हैं, मैं अब इनको वन बाय वन, यानी पहले मैं आपसे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड डिस्कस करता हूं और फिर मैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, लेकिन इन बातों को आपने मद्देनजर रखना है। स्टूडेंट इसमें देखें ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, पहली बात क्या है कि एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने क्या आपसे कहा था कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रांग दोनों जो है वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं। दूसरी बात, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपके पास क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन, एसिडिफाइड KMnO4 कंसिडर, दीस आर स्ट्रांग ऑक्सीडाइज। तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बातें हमने अभी डिस्कस की, और ये रिएक्शन भी वो मैंने लिखी अभी आपके सामने। देखें, अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड आई मीन मेथनॉल, ये भी बात हुई है, जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो मैंने कहा कि आपने सिर्फ यहां पे ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करवाना है, तो आपके पास क्या बना? HC डबल बॉन्ड OH। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। दूसरी बात, एसिटाल्डिहाइड, सिर्फ आपने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की यहां पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाना, बाकी कोई चीज नहीं करनी। CH3 डबल बॉन्ड O, और आपके पास ये OH आ गया। अगर ये एसिटाल्डिहाइड है, इसके ऑक्सीडेशन से आपके पास एसिटिक एसिड बना, एसिटिक एसिड। अब देखो दिस वन इज प्रोपेनल्डिहाइड, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि कार्बन हाइड्रोजन की जगह पे कार्बन ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन यानी OH आपने, ये आपके पास क्या बना? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ये प्रोपेनल्डिहाइड है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बना वाला? प्रोपायोनिक एसिड। अच्छा, ये मैंने एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन का जिक्र किया। स्टूडेंट इसमें खास बात वो जरा नोट करो, खास बात क्या है कि द कार्बोक्सिलिक एसिड हैज द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज आर प्रेजेंट इन पेरेंट एल्डिहाइड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये बात कन्वर्जन में काम आती है। कन्वर्जन में देखो, ये आपके पास एल्डिहाइड था, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बना, इस एल्डिहाइड में कार्बन कितनी? एक। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बन कितनी? एक। यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट एल्डिहाइड जितनी, आप इधर देखिए, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना इसमें कार्बन एटम कितने? दो, और पेरेंट एल्डिहाइड उसमें भी कार्बन एटम की तादाद कितनी है? दो। ये आपके पास क्या बना? ये आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड, कितने इसमें कार्बन है? तीन। तो जिस एल्डिहाइड से बना उसमें भी कार्बन एटम्स की तादाद कितनी है? तीन।
इसका मतलब हुआ फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक एसिड, प्रोपेनल्डिहाइड से प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटाल्डिहाइड से ब्यूटारिक एसिड, वेलरल्डिहाइड से वेलरिक एसिड, कैप्रोइल्डिहाइड से कैप्रोइक एसिड। यानी जितने अल्डिहाइड में कार्बन एटम होंगे उसी ऑक्सीडेशन से बनने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बन एटम उतने ही होंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या? देखिए लिखा हुआ है द हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द कार्बोनिल ग्रुप इन अल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। स्टूडेंट जरा गौर से देखिए, ये मेरे पास ना अल्डिहाइड है। अब इस अल्डिहाइड में ये कार्बोनिल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ, इसके साथ ये हाइड्रोजन लगा होता है। एक्चुअली ऑक्सीडेशन के दौरान यही हाइड्रोजन एटम OH ग्रुप में कन्वर्ट होता है। ये हाइड्रोजन एटम OH गो के इस दौरान ये एक इन्वॉल्व होता है, इसमें एक इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है। यानी आपके पास ये एल्डिहाइड है, पहले आपके पास ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ गया, फिर ये अंडर एसिडिक हाइड्रोलिसिस ये OH में कन्वर्ट होता है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में क्या हुआ, इसमें जो खास बात, जो याद रखने वाली बात है कि कार्बोनिल कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है, मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कार्बोनिल कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है दैट कन्वर्ट्स इनटू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और जब वो OH ग्रुप में कन्वर्ट होगा तो सी डबल बॉन्ड हो तो हमारे पास ऑलरेडी कार्बोनिल ग्रुप है, अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो गया, तो यूं ये सारे का सारा ग्रुप क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिल ग्रुप। तो इस तरह अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। माय डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स, अब पहली बात, पहला पॉइंट, कीटोन्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली बिकॉज़ दे रिक्वायर ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रांग कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये जो पॉइंट है ना, यही इसी पॉइंट से तो आज मैंने डिस्कशन शुरू की कि आपके पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको दो काम करने पड़ते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन और फिर कार्बोनिल ग्रुप के साथ कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना होता है। अब कार्बन कार्बन अल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ही है जिसको ब्रेक करना मुश्किल है। यही वजह है कि कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते। और अगली बात, दे गिव नो रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया ना, मैंने टॉलरेंस रिएजेंट की बात की, मैंने फेरिंग सॉल्यूशन, मैंने मेरिक सॉल्यूशन की बात की, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करते। तो मैं कह सकता हूं कि कीटोन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, और मैंने क्या कहा आपको, क्यों? चूंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देते हैं, कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं देते, लिहाजा अगर आप अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो आप इन्हीं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा उसमें जब हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ेंगे तो मैं इन्हीं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करूंगा। स्टूडेंट तीसरी बात, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनको कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं देते, फिर दे आर ओनली ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने क्या पढ़े? आपने पढ़ा है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड KMnO4, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, वो इनको ऑक्सीडाइज करते हैं। लेकिन मैंने खास बात आपको क्या बताई कि रूम टेंपरेचर पर स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करते। अगर आपने कीटोन को ऑक्सीडाइज करवाना है उसके लिए आपको स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसके साथ साथ आप उसको हीट करना पड़ेगा फॉर सेवरल आवर्स, फिर कहीं जाके ये जो कीटोन है ये ऑक्सीडाइज होंगे। एक और स्टूडेंट बात वेरी इंपॉर्टेंट, ये नई बात आ गई, ये पिछली वाली बातें जो है हम पीछे डिस्कस करें, ये नई बात आ गई। क्या है? इन ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन ओनली द कार्बन एटम्स एडजेसेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप आर अटैक्ड। जब आप कीटोन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो कार्बन जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच होता है, बॉन्डेड होता है, उस पे अटैक होता है, उस पे अटैक होता है, यानी ऑक्सीडेशन का सारा प्रोसेस उस पे हो रहा है। पहली बात है। दूसरी बात, द कार्बन एटम जॉइंड टू द स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज्ड। ये जो दो बातें ना, ये आप ज़हन में बिठाएं। मैं आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कीटोन की ऑक्सीडेशन समझाता हूं, वहां पे इन दो पॉइंट्स को मैं अप्लाई भी करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, पहले देखो सिमेट्रिकल कीटोन्स, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कीटोन्स क्या कहते हैं? अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ एक जैसे अल्काइल या इराइल ग्रुप लगे हों तो दैट कीटोन इज कॉल्ड सिमेट्रिकल कीटोन। अब देखो ये आपके पास क्या है? ये है एसीटोन। एसीटोन एक सिमेट्रिकल कीटोन है। क्यों? कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक जैसे ग्रुप है, तो अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप होंगे दैट कीटोन इज कॉल्ड सिमेट्रिकल, हम उसे सिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल क्या कहेंगे? वेरी सिंपल, अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे तो दैट कीटोन इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल कीटोन। अब सिमेट्रिकल कीटोन इसकी ऑक्सीडेशन से नेचर प्रोडक्ट और होगी, अनसिमेट्रिकल से नेचर प्रोडक्ट, यानी ये डिफर करता है अकॉर्डिंग टू आवर बुक। पहले सिमेट्रिकल कीटोन की बात करते हैं। देखिए लिखा है कि कार्बन एटम्स, अभी मैंने जो बात की, कार्बन एटम एडजेसेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड, यानी ये कार्बन ये दोनों कार्बन इस कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट है, तो ऑक्सीडेशन का अमल इन्हीं कार्बन पर होगा। मैं यहां भी आपको बता दूं, ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों कार्बन इसके एडजेसेंट है, तो ऑक्सीडेशन का अमल इन दोनों कार्बन में से किसी एक पर होगा। और दूसरी बात देखें ना कि ऑक्सीडेशन उस कार्बन पर होगी जिसमें हाइड्रोजन एटम की तादाद कम है। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन 2 है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे वो ही अंडर अटैक होगी। अब ये कार्बन जो है ना, इसका ऑक्सीडेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये कार्बन कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच नहीं है। तो क्या हम कहेंगे? कार्बन एटम एडजेसेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप इज, यानी वो कार्बन जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ एडजेसेंट होती है उस पे ऑक्सीडेशन होती है। और दूसरी बात, अ मिक्सचर ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स इज ऑलवेज ऑब्टेन। अगर आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन होगा, स्टूडेंट इसको याद रखना है, अगर आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन होगा तो ऑक्सीडेशन पर आपके पास एक किस्म का कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, दो मुख्तलिफ किस्म के या मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल होगा। देखो जब आप एसीटोन जो कि सिमेट्रिकल कीटोन जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास एक तो बनता है एसिटिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड, और दूसरा ना आपके पास फॉर्मिक एसिड भी बनता है। दिस वन इज फॉर्मिक एसिड, यानी यू हैव अ मिक्सचर ऑफ टू कार्बन, दीस आर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपके पास इन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हुआ? मिक्सचर। यू हैव अ मिक्सचर ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो याद रखना, जब आप सिमेट्रिकल कीटोन इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर हासिल होता है। सो सिंथेटिकली दिस वन इज नॉट अ गुड प्रेपरेटरी मेथड। जहां प्रोडक्ट मिक्सचर की फॉर्म में आता है ना, वो मेथड ज्यादा जो है ना उसको प्रेफर नहीं किया जाता। स्टूडेंट अनसिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन में पहली बात आपने वही करनी जो मैंने कही है कि क्या करनी है कि इन ऑक्सीडेशन कीटोन्स ओनली द कार्बन एटम एडजेसेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप आर अटैक। और दूसरी ये भी बात ध्यान रखनी, द कार्बन एटम जॉइन टू द स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रेफरेंशियल, यानी पहली बात ये कार्बन और ये दोनों ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि इन दोनों कार्बन में से कौन ऑक्सीडाइज होगा। अभी तो देखेंगे ना, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, दोनों के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर है, लिहाजा 50% चांसेस इसके 50% इसके ऑक्सीडाइज होने की। लेकिन इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, तो दोनों में से कौन ऑक्सीडाइज होगा? तो आंसर है कि वो कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन कम है, तो ये ऑक्सीडाइज होगा। और द कार्बोनिल ग्रुप रिमेन्स विद द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। अब एक ही अल्काइल ग्रुप है,
एक ही अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप 2 कार्बन पर, ये अल्काइल ग्रुप 1 कार्बन पर। ये कार्बन ग्रुप किसके साथ जाएगा? उसके साथ जिसके पास कार्बन कम है। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट वो है CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एक और इस तरह बनेगा। इसका मतलब 2 आपके पास एसिटिक एसिड हासिल। क्या हम कहेंगे? अनसिमेट्रिकल कीटोन से आपके पास ये एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड बना, सिमेट्रिकल कीटोन के ऑक्सीडेशन से आपके पास 2 मुख्तलिफ किस्म के कार्बोक्सिलिक एसिड बनते। ये बात आपने ध्यान में रखनी। एक और चीज चलते चलते स्टूडेंट आपको समझाता हूं, और वो क्या है? कहा जाता है कि ये जो कीटोन्स है ना, इनके ऑक्सीडेशन से में ना सबसे पहले कीटोन जो है दैट कन्वर्ट्स इनटू इनोल। कीटोन सबसे पहले इनोल में कन्वर्ट होता है, और ये जो इनोल आपने पढ़ा हुआ है, और ये जो इनोल है फिर इसकी ऑक्सीडेशन होती है और फिर ये जाके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। यानी इसमें एक तरह की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज इन्वॉल्व है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इसको डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला अपना करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। एल्डिहाइड और कीटोन के डिस्टिंग्विश टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, हम ना 6 डिफरेंट टेस्ट पढ़ेंगे। ये टेस्ट ना सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स को नॉन कार्बोनिल कंपाउंड्स उनसे डिफरेंशिएट करते हैं, बल्कि ये टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन इनको भी आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हम पहला टेस्ट देखते हैं। पहला हमारे पास है 2,4-DNPH टेस्ट। 2,4-DNPH टेस्ट। ये 2,4-DNPH क्या है? दिस इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। जरा आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास जो है दिस वन इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। दिस वन इज अमोनिया डेरिवेटिव, और ये पीछे आप इसको पढ़ के आए हैं। अब हम इसका एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन देखते हैं, और देखते हैं कि इसमें हमारे पास फिजिकल अपीयरेंस यानी रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनता है। देखिए स्टूडेंट, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फॉर्म अ येलो और रेड पीपीटी, फॉर्म अ येलो और रेड पीपीटी विद 2,4-DNPH सॉल्यूशन। यानी आपने 2,4-DNPH सॉल्यूशन लेना है, उसका एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएं तो आपके पास येलो या रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक क्या कहती है? हमारी टेक्स्ट बुक कहती है कि आपके पास येलो और रेड प्रेसिपिटेट, या हमारे पास येलो और ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड ये हासिल होता है। अब ये जो आपके पास येलो और ऑरेंज प्रेसिपिटेट बने या येलो ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड हासिल हुआ, ये एक्चुअली 2,4-DNPH का एल्डिहाइड या कीटोन के रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट है वो हासिल होता है। मैं आपको ना ये रिएक्शन समझाता हूं, ये रिएक्शन कैसे होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा गौर से देखें। मेरे पास ना इस रिएक्शन के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड उसमें पहले तो मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, मुझे रेक्टिफाइड स्पिरिट चाहिए, और मुझे 2,4-DNPH सॉल्यूशन चाहिए। साथ ही साथ हमें ना टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर भी चाहिए। अब काम आपने क्या करना है? माय डियर स्टूडेंट, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड टेस्ट ट्यूब में लेकर आपने इसमें रेक्टिफाइड स्पिरिट इसको ड्रॉपर की मदद से डालना है। अब आप इसको अच्छी तरह हिला लें। हिलाने के बाद अब आपने ड्रॉपर की मदद से 2,4-DNPH सॉल्यूशन वो इसमें ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद आप इसको कुछ देर के लिए रख दें। अब जरा इसको गौर से देखेंगे। जब आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर येलो और रेड प्रेसिपिटेट उनकी फॉर्मेशन हुई। ये येलो और रेड प्रेसिपिटेट का बनना ये हमें कन्विंस करता है कि जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया वो एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट, इसकी इक्वेशन जरा देख लें। ये मेरे पास इसकी इक्वेशन है। आप कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले लें, आप इसका 2,4-DNPH के साथ रिएक्शन करवाएं। अब ये रिएक्शन मैंने आपसे पहले डिस्कस किया हुआ है, ये एसिड कैटालाइज रिएक्शन होता है, और आपके पास ये जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट जो है ये एक्चुअली येलो और रेड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आपके पास हासिल होता है। आपने इस रिएक्शन के साथ साथ इस आपने जब ये टेस्ट लिखेंगे तो आप इस रिएक्शन को भी मेंशन करेंगे, और ये याद रखना कि ये जो टेस्ट है ये एल्डिहाइड और कीटोन को यानी कार्बोनिल कंपाउंड को नॉन कार्बोनिल कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन अगर आपसे कहा जाए कि आप एसीटोन को और इथाइल अल्कोहल को दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो हम कहेंगे हम इसको 2,4-DNPH टेस्ट इसके साथ डिस्टिंग्विश करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, हम दूसरे टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। सोडियम बाइस, अब व्हाट इज सोडियम बाइसल्फाइड? मैं पहले आपको सोडियम बाइसल्फाइड का ये फार्मूला लिख के दे रहा हूं, NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। अब सोडियम बाइसल्फाइड इसका टेस्ट ये भी हमें एल्डिहाइड और कीटोन को, लेकिन सारे कीटोन नहीं, सिर्फ मिथाइल कीटोन, उनको अदर नॉन कार्बोनिल कंपाउंड डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। देखें मेरे पास है कि एल्डिहाइड्स एंड स्मॉल मिथाइल कीटोन्स फॉर्म अ क्रिस्टलाइन व्हाइट पीपीटी विद सैचुरेटेड सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्यूशन। अब देखें एल्डिहाइड सारे के सारे और स्मॉल मिथाइल कीटोन, यानी सारे कीटोन नहीं, सिर्फ स्मॉल मिथाइल कीटोन, ये सैचुरेटेड सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्ट करते हैं, और उसके नतीजे में हमारे पास क्रिस्टलाइन व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। क्रिस्टलाइन व्हाइट प्रेसिपिटेट का बनना इस बात की निशानदेही है, इस बात की गवाही है कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या वो एल्डिहाइड है या वो स्मॉल मिथाइल कीटोन है। अगर इस रिएक्शन को मैं प्रैक्टिकली आपके सामने लाऊं स्टूडेंट, इसके लिए मुझे मटेरियल क्या चाहिए इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए? इसके लिए मुझे चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, मुझे चाहिए सोडियम बाइसल्फाइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और मुझे चाहिए टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर। अब काम आपने क्या करना है? आपने ना टेस्ट ट्यूब में आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है। अब आप इसमें ड्रॉप वाइज सैचुरेटेड सॉल्यूशन सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करते जाएं। आप इसको कुछ देर के लिए रख छोड़ेंगे, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये क्रिस्टलाइन व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए हैं। इन क्रिस्टलाइन व्हाइट प्रेसिपिटेट का बनना ये बता रहा है कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है या स्मॉल मिथाइल कीटोन है। स्टूडेंट, आप इस टेस्ट की केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन वो भी लिखेंगे। ये मेरे पास केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन में ये आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड आई मीन एल्डिहाइड या स्मॉल मिथाइल कीटोन है, और ये आपके पास सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन हुआ, ये आपके पास अडक्ट बना, दिस वन इज द बेस कैटालाइज रिएक्शन। ये आपके पास अडक्ट बनता है, अडक्ट, और इसका बनना इस बात की अलामत है कि आपका जो गिवन कंपाउंड है, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दैट इज एल्डिहाइड और स्मॉल मिथाइल कीटोन। माय डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, दैट इज टॉरेंस टेस्ट। टॉरेंस टेस्ट, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। अब इस टेस्ट को पढ़ने से पहले ना मैं ना टॉरेंस टेस्ट में टॉरेंस रिएजेंट इस्तेमाल होता है। अब व्हाट इज टॉरेंस रिएजेंट? माय डियर स्टूडेंट, टॉरेंस रिएजेंट इज अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। याद रखना है, व्हाट इज टॉरेंस रिएजेंट? टॉरेंस रिएजेंट इज अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। ऐसी बात जो है कि आपसे एमसीक्यू के तौर पर पूछी जाती है, और अगर इसका मैं फार्मूला लिखूं तो ये आपके पास है AgNH3 टेकन ट्वाइस और OH, दिस वन इज अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, दिस वन इज टॉरेंस रिएजेंट। माय डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में जो ऑक्सीडेशन कार्बोनिल कंपाउंड था उसमें भी हमने जिक्र किया था कि ये जो टॉरेंस रिएजेंट है, ये जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, ये जो फेरिंग सॉल्यूशन है, दीस आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन याद रखना, ये माइल्ड की बजाय अगर मैं कहूं ना दिस वन इज वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बात ज्यादा बेहतर होगी। बहरहाल दिस टॉरेंस रिएजेंट, दिस वन इज अ वीक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पहले जो 2-3 पॉइंट्स है ना, ये आपने याद रखने हैं, ये टॉरेंस रिएजेंट को डिपिक्ट कर रहे हैं। अब हमने टॉरेंस रिएजेंट की मदद से कार्बोनिल कंपाउंड इनको डिस्टिंग्विश करना। एक बात याद रखना, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट कि टॉरेंस रिएजेंट, फेरिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, दीस आर वीक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ये सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करते। लिहाजा ये टॉलरेंस रिएजेंट ये सिर्फ अल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा, कीटोन के साथ ये टेस्ट नहीं देगा। इसका मतलब है इफ यू वांट टू डिस्टिंग्विश अल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन यू कैन यूज टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट की मदद से आप अल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब ये टेस्ट है क्या, ये कैसे परफॉर्म करते हैं इसको देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जरा देखें, हमारे पास है कि अल्डिहाइड्स फॉर्म सिल्वर मिरर विद टॉलरेंस रिएजेंट। ये पहला पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि अल्डिहाइड जो है वो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके सिल्वर मिरर इसमें आइडेंटिफिकेशन है, यानी प्रेसिपिटेट जो बनते हैं वो सिल्वर मिरर हमसे कह रहे हैं। स्टूडेंट दूसरी बात, कैसे आप परफॉर्म करेंगे, ऐड टॉलरेंस रिएजेंट टू एन अल्डिहाइड सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड वॉर्म। आपने टेस्ट ट्यूब लेकर उसमें अल्डिहाइड को लेना है और फिर आपने उसमें टॉलरेंस रिएजेंट जो है उसको ऐड करना है और उस टेस्ट ट्यूब को आपने वॉर्म करना है। वॉर्म अ सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड ऑन द इनसाइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब के इनसाइड सिल्वर मिरर बनेगा। ये 3 पॉइंट्स टेक्स्ट बुक पे लिखे हुए हैं, आपने ऐसा चीजें याद करना है। अच्छा, ये 3 पॉइंट्स मैं आपको समझा देता हूं, ये है क्या। माय डियर स्टूडेंट, ये जो सिल्वर मिरर टेस्ट है जिसे हम टॉलरेंस टेस्ट कह रहे हैं, इसके लिए मुझे मटेरियल क्या चाहिए, मुझे इसके लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए जो कि डेफिनेटली अल्डिहाइड होगा, मुझे इसमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन चाहिए, मुझे इसमें डाइल्यूट NaOH चाहिए, मुझे इसमें डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, इसमें टेस्ट ट्यूब चाहिए, इसमें ड्रॉपर चाहिए और साथ ही साथ हमें यहां वाटर बाथ भी चाहिए। अब काम क्या करना, आपने टेस्ट ट्यूब लेकर इसमें आपने सिल्वर HENO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है। अब आपने सॉल्यूशन के अंदर ड्रॉप वाइज डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है। स्टूडेंट जब आप ऐड करते जाएंगे ना, आपके पास ये ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेंगे सिल्वर ऑक्साइड के। दीज आर ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। अब आपने इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया। ये जो आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं, दे विल डिसॉल्व द ब्राउन प्रेसिपिटेट और आपके पास ये क्लियर सॉल्यूशन है। ये जो आपके पास सॉल्यूशन बनाना, दिस वन इज टॉलरेंस रिएजेंट। ये टॉलरेंस रिएजेंट, अगर इसका मैं फार्मूला लिखूं ना तो स्टूडेंट इसका ये फार्मूला बन रहा है। अगर इस फार्मूला को देखेंगे, दिस वन इज डाइअमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड और इसमें जो सिल्वर है जो Ag है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर इसकी मैं मोर एक्टिव जो कंपोनेंट है उसको लिखूं तो ये मेरे पास ना OH काट देंगे तो आपके पास ये बनेगा। दिस वन इज डाइअमाइन सिल्वर 1 ये जो 1 है इसका मतलब है कि इसमें Ag आई मीन सिल्वर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1। दिस वन इज वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सिर्फ अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। माय डियर स्टूडेंट, अब आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें ये टॉलरेंस रिएजेंट बन गया। अब आपने ड्रॉपर की मदद से इसमें जो है अल्डिहाइड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसको हिलाएं। अब इस टेस्ट ट्यूब को आप बॉइलिंग वाटर उसमें रख दें। कुछ देर के बाद आप देखेंगे, जरा गौर से इसको देखें, तो इसके अंदर ये सिल्वर मिरर डिपॉजिट हो गया। मेरी बात बड़े गौर से, वो स्टूडेंट जो बड़ी गहराई से बातों को समझते हैं ना, उनके लिए सेंटेंस देखें। माय डियर स्टूडेंट, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो एंड वाल्व्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब आर क्लीन, ये दो बातें कर रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो और टेस्ट ट्यूब की वाल्व्स क्लीन हो, साफ हो, देन मेटालिक सिल्वर डिपॉजिट्स ऑन द इनसाइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब एज मिरर। तो मेटालिक सिल्वर टेस्ट ट्यूब के इनसाइड मिरर के तौर पर डिपॉजिट हो जाता। लेकिन कंडीशन मैंने बताई क्यों। अच्छा, अगर इफ नॉट से मेरे मुराद है रेट ऑफ रिएक्शन स्लो नहीं है, फास्ट है। क्या मतलब ये अगर आप टेस्ट ट्यूब को वाटर बाथ में वार्म यानी उसको आप हीट करते हैं, दिस वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट हीटिंग। इन दिस केस द सॉल्यूशन इज हीटेड वार्म है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करते हो तो फिर हम उसको, यानी अगर आप बॉयल नहीं करवाते सॉल्यूशन को सिर्फ वार्म करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। और दूसरी बात, अगर आप इसको बॉयल करवाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो मैंने कहा इफ नॉट का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है और टेस्ट ट्यूब की वाल्व्स क्लीन नहीं है, इफ नॉट इट डिपॉजिट्स एज ग्रे टू ब्लैक प्रेसिपिटेट, तो फिर सिल्वर मिरर नहीं बनेगा, ग्रे टू ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगा। ये था एक्सपेरिमेंटली हम टॉलरेंस टेस्ट को या सिल्वर मिरर टेस्ट को डिस्कस करें। इसकी केमिकल इक्वेशन क्या है माय डियर स्टूडेंट, केमिकल इक्वेशन में ना मेरे पास ये सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास ये बनेगा AgNH3 टेकन ट्वाइस और ये आपके पास आ गया OH प्लस आपके पास इसमें अमोनियम नाइट्रेट बना NH4NO3 और साथ आपके पास वाटर आ ये, यानी अगर सिल्वर नाइट्रेट का अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे ये आपके पास व्हाट इज दिस वन डाइअमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड। मैं लिख देता हूं व्हाट इज दिस वन इज डाइअमाइन AMMIN अमाइन सिल्वर Ag को हम सिल्वर कहते हैं और OH के लिए हम क्या कहते हैं हाइड्रोक्साइड। दिस वन इज टॉलरेंस रिएजेंट, दिस वन इज टॉलरेंस रिएजेंट। स्टूडेंट साथ ही आपके पास ये अमोनियम जो है ये NO3 से मिलकर अमोनियम नाइट्रेट बना और साथ वाटर बना। अब यही जो टॉलरेंस रिएजेंट है ये अब आपके पास क्या आ गया, दिस वन इज एल्डिहाइड। अब ये जो टॉलरेंस रिएजेंट है ये एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा, आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट, हमारे पास इसमें ना एक तो ये जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलेट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन में और फिर अमोनियम के साथ अमोनियम कार्बोक्सिलेट बनेगा। साथ ये आपके पास जो सिल्वर है वो डिपॉजिट हो गया, मैं एरो नीचे शो करता हूं, ये सिल्वर डिपॉजिट हो गया। साथ आपके पास जो अमोनिया है, अमोनिया गैस ये इवॉल्व होगी और साथ आपके पास वाटर। इसमें जो तवज्जो तलब चीज है वो यही है, दिस वन इज द डेपोजिशन ऑफ सिल्वर एंड दिस डेपोजिशन इज इन द फॉर्म ऑफ मिरर। तो ये आपके पास सिल्वर मिरर हासिल होगा। अब इसमें ना होता क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट, यानी अगर आप इसको क्रिटिकली देखेंगे तो स्टूडेंट इसमें दो चीजें आ रही हैं। एक आपके पास ये जो एल्डिहाइड था ना, एल्डिहाइड ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होता है इसमें, तो एल्डिहाइड इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट इज दिस वन इज द ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडाइज हुआ एल्डिहाइड इट विल ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलेट आयन। इसके बाद इधर अगर आप सिल्वर को देखेंगे ना, सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट इधर +1 है और जब ये इस फॉर्म में जाता है तो इधर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई 0, तो सिल्वर जो है वो +1 से 0 में जाके क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया, रिड्यूस। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो आपके पास रिएजेंट था जिसे हमने टॉलरेंस रिएजेंट कहा, इस टॉलरेंस रिएजेंट ने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया और खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, खुद रिड्यूस। क्योंकि दिस वन इज, मैंने पहले भी कहा, दिस वन इज अ वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सॉलोमन अपनी बुक में कहता है कि दिस वन इज वेरी वीक, हम इसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लिहाजा ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकेगा। और दिस वन इज द सिल्वर व्हिच डिपॉजिट्स एज मिरर। ये आपके पास सेक्शन हुआ। स्टूडेंट हमारे पास हाई क्वालिटी मिरर्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल। आप इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके, टॉलरेंस रिएजेंट को इस्तेमाल करके आप आला क्वालिटी का मिरर प्रिपेयर कर सकते हैं। एक और चीज माय डियर स्टूडेंट, ये जरा गौर से देखें, बार-बार कह रहा हूं, कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट, यानी इफ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन आप टॉलरेंस टेस्ट की मदद से ऐसा कर सकते हैं। और एक और भी बात याद रखना, ये जो टॉलरेंस टेस्ट है ये ना सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं बल्कि ये टर्मिनल अल्काइन, वन अल्काइन भी देते हैं। और जब हम चैप्टर 8 का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे ना, तो जिसमें एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन, उसमें भी मैंने इसका जिक्र किया था। इस बात को दोबारा देखें, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते, ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक की बात है ना, मैं इससे जरा हट के एक और बात करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, मैं कहूंगा कि टॉलरेंस रिएजेंट, ये देखिए, टॉलरेंस रिएजेंट गिव्स नेगेटिव टेस्ट विद ऑल कीटोन्स एक्सेप्ट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन।
यानी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को छोड़कर बाकी तमाम कीटोन टॉलरेंस रीजन के साथ रिएक्शन नहीं देते। मसलन ये मेरे पास एक कीटोन आर सी डबल बॉन्ड आर, ये कीटोन है, आप इसका टॉलरेंस रीजन से रिएक्शन करवाएं, नो रिएक्शन। लेकिन ये मेरे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है स्टूडेंट, सी डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल ग्रुप के साथ, ये वाला जो कार्बन दिस वन इज अल्फा कार्बन, और इस कार्बन पर OH ग्रुप है, दिस वन इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है ना, ये टॉलरेंस रीजन के साथ रिएक्शन करता है और आपके पास ये देखें Ag बना, सिल्वर मिरर बना, इट मीन इसके साथ अल्फा हाइड्रोक्सी के साथ टॉलरेंस रीजन का टेस्ट है, पॉजिटिव टेस्ट। ये मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये आगे जाके 14 में रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर, उसमें जाके चैप्टर 14 में रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर में जाके हमारे काम आएगा। माय डियर स्टूडेंट, ऑल दिस इज अबाउट द टॉलरेंस टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ, दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। स्टूडेंट फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में हमारे पास पहले तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन है क्या? माय डियर स्टूडेंट, फेलिंग सॉल्यूशन जो है, दिस वन इज एन अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग अ क्यूप्रिक टारट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन, ये याद रखना है, एन अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग क्यूप्रिक टारट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन। अच्छा मैं स्टूडेंट आपको ना फेलिंग सॉल्यूशन दो, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी, ये जो फेलिंग सॉल्यूशन ए है ना, दिस वन इज ब्लू सॉल्यूशन, ब्लू इन कलर, और ये जो फेलिंग सॉल्यूशन बी है, दिस वन इज कलरलेस। अच्छा ये है कि कंपोजिशन क्या है? एक्चुअली आपने ये जो फेलिंग सॉल्यूशन ए में इसकी बात कर रहा हूं, आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं, कॉपर सल्फेट में आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, तो आपके पास क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड बना और साथ सोडियम सल्फेट बना। ये जो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है, ये फिर वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट करता है, तो आपके पास क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है। दिस वन इज ब्लू सॉल्यूशन एंड दिस इज फेलिंग सॉल्यूशन ए। इसके बाद ये मेरे पास फेलिंग सॉल्यूशन बी है, दिस वन इज कलरलेस। अब ये कैसे बनता है? माय डियर स्टूडेंट, आपने टारटारिक एसिड लें, दिस वन इज द टारटारिक एसिड। अब इस टारटारिक एसिड का आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों की एक जितने मोल्स लेकर रिएक्शन करवाएं। जब आप रिएक्शन करवाएंगे, इस H की जगह पे सोडियम आ गया, इस H की जगह पे पोटेशियम आ गया, तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट बना, दिस वन इज सोडियम पोटेशियम टारट्रेट। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज कॉल्ड रॉशले साल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस फेलिंग सॉल्यूशन बी को, जो एक्चुअली सोडियम पोटेशियम टारट्रेट है, दिस वन इज कॉल्ड रॉशले साल्ट। अब आपके पास ये दो सॉल्यूशन आ गए, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी, इन दोनों को मिक्स करो। जब आप मिक्स करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, उसमें आपके पास क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड प्लस रॉशले साल्ट, यानी सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटेशियम टारट्रेट, और आफ्टर रिएक्शन ये आपके पास डीप ब्लू सॉल्यूशन बना। दिस वन इज द कॉम्प्लेक्स, दिस वन इज कॉल्ड एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ अ क्यूप्रिक टारट्रेट, दिस वन इज द फेलिंग सॉल्यूशन। ये था हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे को कह रही है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक फॉर्म अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, ये तो याद करना होता है ना, ये तो एमसीक्यू भी पूछा जाता है, फॉर्म ब्रिक रेड पीपीटी विद द फेलिंग सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीटोन तो इसका रिएक्शन देते ही नहीं ना, वो तो हम बात कर देंगे कि कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट, और आसान सी बात भी है कि वो इसलिए कि ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है, दिस वन इज वीक और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कीटोन को तो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। लेकिन अगली बात, तमाम एल्डिहाइड इसका रिएक्शन नहीं देते, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड इसका रिएक्शन देते हैं। यानी अगर मैं कहूं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड, तो एसिटाल्डिहाइड जो है वो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट देगा, बेंजाल्डिहाइड नहीं देगा। तो you can distinguish aliphatic and aromatic aldehyde with the help of फेलिंग solution, और साथ ही साथ you can also distinguish the aliphatic aldehyde with the ketones by using फेलिंग solution test। my dear student, पहले तो ये बात है। दूसरी बात, कैसे परफॉर्म करना है? to an aldehyde solution add फेलिंग solution and boil, warmly boil। और आखिरी बात, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन ये है, अ ब्रिक रेड पीपीटी ऑफ किसका? क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि वो जो ब्रिक रेड बना वो कौन सा कंपाउंड है? तो जो ब्रिक रेड पीपीटी बनते हैं, दे आर क्यूप्रिक ऑक्साइड, Cu2O इज फॉर्म। ये तीन बातें आपको याद होनी चाहिए। ये तीन बातें मैं भी आपको समझाता हूं स्टूडेंट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट के लिए मेरे पास जो ऑपरेटर्स चाहिए, उसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट मस्ट बी एलिफेटिक एल्डिहाइड। मेरे पास फेलिंग सॉल्यूशन ए है, मेरे पास फेलिंग सॉल्यूशन बी है, और इसी तरह मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है, मेरे पास ये ड्रॉपर है, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे वाटर बाथ भी चाहिए। अब आपने काम क्या करना है? माय डियर स्टूडेंट, आपने काम ये करना है, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को टेस्ट ट्यूब में लेना है। पहले आप इसमें फेलिंग सॉल्यूशन ए डालना है, ये ब्लू सॉल्यूशन, इसको आप इसमें ड्रॉप वाइज ऐड करें। इसके बाद आपने इसमें फेलिंग सॉल्यूशन बी को डालना है। अब जब आप इसको ऐड करें, इसको हिला लें। अब स्टूडेंट, आप इस टेस्ट ट्यूब को वाटर बाथ में बॉयल होने दें 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये टेंपरेचर बात कहते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सेवरल टाइम इसके लिए चाहिए, काफी वक्त इसके लिए चाहिए। तो उसके बाद जब आप इसको देखेंगे तो आपके पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, यानी ईंट की तरह सुर्ख ये प्रेसिपिटेट आपके पास बनता है। इन ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट का बनना ये जाहिर करता है कि जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था, दैट इज एन एलिफेटिक एल्डिहाइड, वो एक एलिफेटिक एल्डिहाइड। इतना करने के बाद अब आपको केमिकल इसको देखना पड़ेगा, केमिकल इक्वेशन भी देखनी पड़ेगी। वो देखिए स्टूडेंट, अगर आप केमिकल इक्वेशन देखें तो आपके पास दिस वन इज एल्डिहाइड एंड दिस वन इज एलिफेटिक एल्डिहाइड। ये आपके पास जो है ये वाला, ये एक्चुअली दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। ये अल्कलाइन है, अल्कलाइन ये सॉल्यूशन आपके पास आ गया। स्टूडेंट, प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगा इसमें, ये क्वेश्चन बुक में लिखी हुई है, तो मैं उसको ऐसा चीज लिख रहा हूं, डबल बॉन्ड ONA, यानी आपके पास ये सोडियम कार्बोक्सिलेट, और इस तरह ये आपके पास Cu2O बना, और साथ आपके पास 3H2O बना। अब जरा इस इक्वेशन को भी समझना। इस इक्वेशन में दो चेंजेस आ रही है। पहली चेंज क्या आ रही है कि आपके पास ये जो एलिफेटिक एल्डिहाइड था, ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर वो सोडियम के साथ मिलकर सॉल्ट बन रहा है। इसका इसमें कन्वर्ट होना, ये अभी मैंने आपको बताया, टॉलरेंस टेस्ट में बताया, दिस वन इज ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइसिस। तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइजेस टू कार्बोक्सिलेट आयन। दूसरी बात, ये आपके पास क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि अगर Cu+2 हो तो इसे हम कहते हैं क्यूप्रिक, और अगर Cu+1 हो तो इसे हम कहते हैं क्यूप्रस। अब इस केस में ये जो कॉपर है, इसके साथ ये दो OH, यानी यहां पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या +2। अगर कॉपर +2 में होगा तो हम क्या कहेंगे? क्यूप्रिक। सो दिस वन इज क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। इसको ये एक्चुअली ना CuO की शक्ल में होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड है ना, इसमें से वाटर निकाल दो, जब वाटर निकालेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो इसमें हमारे पास जो कॉपर है ना, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये जो हमारे पास आ गया, इसमें ये जो कॉपर, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो इसका मतलब जो कॉपर है ये +2 से +1 में गया। 2 से 1 का मतलब क्या हुआ? रिड्यूस हो गया। तो इसमें कॉपर क्या होता है? इट रिड्यूसेस। तो पूरे खेल में क्या हुआ कि ये जो आपके पास फेलिंग सॉल्यूशन था, इसने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया उसके कार्बोक्सिलेट में, और खुद रिड्यूस होकर क्यूप्रस ऑक्साइड में, दिस वन इज क्यूप्रस, CuProus, क्यूप्रस ऑक्साइड, ये क्यूप्रस ऑक्साइड बना। एंड दीस क्यूप्रस ऑक्साइड आर एक्चुअली द ब्रिक रेड पीपीटी। ये आपके पास ब्रिक रेड पीपीटी की फॉर्म में आता है। तो मैंने कहा ना कि याद रखना कि दिस क्यूप्रस ऑक्साइड, दीज आर एक्चुअली द ब्रिक रेड पीपीटी, और इनका बनना ये फिजिकल अपीयरेंस हमें कन्विंस करती है कि जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था, दैट वाज एन एलिफेटिक एल्डिहाइड।
माय डियर स्टूडेंट, मैंने कह दिया कि कीटोन की रिएक्शन नहीं देते। ऑल दिस इज अबाउट द फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। बिल्कुल इससे मिलता जुलता एक और टेस्ट, दैट इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। आइए उसको देखते हैं। स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट में पहले बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, माय डियर स्टूडेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में एन अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग अ क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन, क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन। स्टूडेंट अगर आप बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन अगर आप दोनों को कंपेयर करें ना, तो देखो एन अल्कलाइन सॉल्यूशन, ये भी एन अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग अ क्यूप्रिक, ये भी कंटेनिंग अ क्यूप्रिक, टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन, और इधर सिट्रेट, यानी इधर सिट्रेट है और इधर क्या है? इधर टार्ट्रेट है। सिर्फ इसका डिफरेंस है, बाकी वही मैंने सेंटेंस लिखा है। उधर हमने टार्टारिक एसिड लिया था, इधर हमें क्या लेना चाहिए? हमें सिट्रिक एसिड चाहिए। लुक एट दिस वन इज द फार्मूला ऑफ सिट्रिक एसिड। ये जो सिट्रिक एसिड है, आपने सिट्रिक एसिड का किसी बेस के साथ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ रिएक्शन करके इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है। एंड दिस इज द बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, दिस इज द बेनेडिक्ट रिएजेंट। अब आगे बढ़े। एलिफेटिक एल्डिहाइड फॉर्म अ ब्रिक रेड पीपीटी विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। मैंने तो क्या कहा था? मैंने कहा था एलिफेटिक एल्डिहाइड फॉर्म अ ब्रिक रेड पीपीटी विद, सेंटेंस वही है। जहां पे फेलिंग था वहां पे क्या आ गया? बेनेडिक्ट आ गया, सिर्फ यही चीज है। टू एनएल्डिहाइड सॉल्यूशन ऐड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड बॉयल, टू एनएल्डिहाइड सॉल्यूशन ऐड फेलिंग सॉल्यूशन, उधर फेलिंग सॉल्यूशन, उधर क्या आ गया? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आ गया। और ये बिल्कुल सेम है। अ ब्रिक रेड पीपीटी ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, अ ब्रिक रेड पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। यानी अगर मैं ये याद करने के लिए आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट याद करना चाहें तो सेम लिखोगे। इधर पहले में टार्ट्रेट, इधर सिट्रेट, और जहां पे उधर ये बेनेडिक्ट, इधर और उधर क्या है? फेलिंग। बाकी तकरीबन एक जैसे ही। माय डियर स्टूडेंट, जो इतना मैंने लिखा, अगर मैं इसको एक्सपेरिमेंटली आपके साथ शेयर करूं तो देखें, मेरे पास ना इसमें वही ऑपरेटर्स में चाहिए। हमें इसमें क्या चाहिए? हमें इसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन चाहिए, हमें इसमें टेस्ट ट्यूब चाहिए, हमें इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, हमें इसमें ड्रॉपर चाहिए। अब आपने काम ये करना है कि टेस्ट ट्यूब में आपने थोड़ा सा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ले लेना है। अब आप इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो डेफिनेटली एक एलिफेटिक एल्डिहाइड ही होगा, आप उसको ऐड करें। इसको अच्छी तरह हिला लें। हिलाने के बाद आप इस टेस्ट ट्यूब को बॉइलिंग वाटर उसमें रखें और आप इसको तकरीबन 2 मिनट तक आप इसको बॉयल करवाएं। इसके बाद आप इसको निकालें। ये देखें, आपके पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बने। दिस ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट इज ऑफ Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड के ये ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, और इनका बनना ये शो करता है कि जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, दैट इज एलिफेटिक एल्डिहाइड। माय डियर स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल वही हमारी बुक वाले ने लिखी है, दोनों बिल्कुल सेम है। यानी जब ये रिएक्शन हुआ तो आपके पास ये RC डबल बॉन्ड ONA प्लस माइनस, और प्लस आपके पास Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड, और साथ आपके पास 3 वाटर। अब इसमें क्या हुआ? वही जो इधर मैंने बातें की हैं कि आपके पास ये एल्डिहाइड था, ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीडेशन, और ये जो आपके पास कॉपर प्लस 2 था, यानी क्यूप्रिक था, ये रिड्यूस होकर Cu2O में बना। और ये जो Cu2O है, व्हाट इज दिस? वन इज CuProus, क्यूप्रस ऑक्साइड, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की क्या है? प्लस 1 है, क्यूप्रस है, और ये आपके पास ब्रिक रेड पीपीटी की फॉर्म है, और मैं एरो नीचे की तरफ शो करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास था बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। एक आपके साथ ना पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूं। मेरे पास ना ये 2 कॉलम है, एक में मेरे पास इधर फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है और दूसरी तरफ मेरे पास बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। मैं दोनों को डिस्टिंग्विश करना चाहता हूं कि दोनों में बुनियादी फर्क है। पहले तो आप क्या कहेंगे? आप फेलिंग में कहेंगे एन अल्काइन सॉल्यूशन कंटेनिंग अ क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन, और बेनेडिक्ट में क्या कहेंगे? बेनेडिक्ट क्या है? बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या है? सॉल्यूशन क्या है? एन अल्काइन सॉल्यूशन कंटेनिंग क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन। ये पहली बात होगी। दूसरी चीज आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है, इसमें जो एक्टिव कंपोनेंट है, द एक्टिव कंपोनेंट इज क्यूप्रिक सेकंड टार्ट्रेट, और उधर द एक्टिव कंपोनेंट इज क्यूप्रिक सेकंड सिट्रेट। ये तीसरी बात जो आप दोनों में रखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपके पास फेलिंग सॉल्यूशन है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रेशली बाय मिक्सिंग फेलिंग सॉल्यूशन एंड फेलिंग सॉल्यूशन, और वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, रेडीमेड है। नेक्स्ट, ये जो फेलिंग सॉल्यूशन इज अनस्टेबल एंड इट इज क्विकली डिकंपोज्ड, लिहाजा आप इसको एट द स्पॉट आप इसको फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त आप इसको फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे, ये अनस्टेबल होता है, ये डिकंपोज होता है। और दूसरा जो है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, दैट इज स्टेबल एंड दैट डू नॉट डिकंपोज क्विकली। और आखिरी बात, ये जो आपके पास फेलिंग सॉल्यूशन है, जब आप इसको हीट करते हैं, इट इज हीटेड एट 6 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अ फ्यू मिनट्स। और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की बात करें, जब आप उसमें एल्डिहाइड वगैरह ऐड कर देते हैं, तो दैट इज बॉइल्ड फॉर अबाउट 2 मिनट्स। ये देखो, तो ये दोनों में जो बातें, जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस इन फॉर्मूला। माय डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। वी हैव द, अच्छा स्टूडेंट, इसमें जाते-जाते कीटोन्स डू नॉट गिव टेस्ट की बात हो चुकी है कि ये जो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है और ये जो फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, ये दोनों टेस्ट सिर्फ एलिफेटिक, मैं बार-बार कह रहा हूं, एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन भी नहीं देते और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी टेस्ट नहीं देते अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, ये लास्ट टेस्ट है। माय डियर स्टूडेंट, कीटोन्स प्रोड्यूस अ वाइन रेड और ऑरेंज रेड कलर ऑन एडिंग अल्कलाइन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज। ये सेंटेंस आपको याद होना चाहिए। और एल्डिहाइड्स डू नॉट गिव, अब पीछे जो हमने टेस्ट पढ़े ना, यानी टॉलरेंस हो गया, फेलिंग हो गया, बेनेडिक्ट हो गया, वो तीनों टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते। लेकिन ये टेस्ट जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट, ये कीटोन्स देते हैं, एल्डिहाइड नहीं देते। ये बातें ना बिठानी। माय डियर स्टूडेंट, ये जो टेस्ट है ये कैसे परफॉर्म किया जाता है? हमारी टेक्स्ट बुक में तो इतना लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगा। देखें, आपके लिए आपके पास अपडेट्स चाहिए, मुझे ना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, डेफिनेटली यहां पे वो कीटोन ही होगा। मुझे यहां पे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के क्रिस्टल्स चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर और स्पैचुला चाहिए। काम क्या करना है? आपने ये टेस्ट ट्यूब लेकर स्पैचुला की मदद से आपने फ्यू क्रिस्टल सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इसमें ऐड करना है, डिस्टिल्ड वाटर डालें, अच्छी तरह हिलाएं ताकि इसके अंदर डिसॉल्व हो जाए। अब स्टूडेंट आपने इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऐड करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करने के बाद अब आपने डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं। जब आप इसको ऐड करते जाएंगे स्टूडेंट, अब जरा आप इसको देखेंगे, जरा आप इसको गौर से देखेंगे, तो यू हैव अ वाइन रेड और ऑरेंज रेड कलरेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इस कलर का बन जाना, सॉल्यूशन का कलर इस तरह का हो जाना, ये शो करता है कि आपके पास ये एक कीटोन था। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, मैं आपको इसकी इक्वेशन भी समझाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास कीटोन, सपोज एसीटोन है। जब आप इस एसीटोन का बेस के साथ में डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, आप बेस आपको OH नेगेटिव देगा, और ये OH नेगेटिव है, ये बेस कैटलिस्ट है, ये इसके एक मिथाइल ग्रुप से प्रोटॉन को ले लेगा, तो आपके पास ये एनाइन ऑफ कीटोन बन गया, एनाइन ऑफ कीटोन। माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास नाइट्रोप्रोसाइड आयन है। अब ये जो नाइट्रोप्रोसाइड आयन है, वो एनाइन ऑफ कीटोन से रिएक्शन करेगा और ये आपके पास रेड कलर कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस रेड कलर कॉम्प्लेक्स का बनना ये बताता है कि दिस टेस्ट इज ओनली गिवन बाय द कीटोन्स। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर में हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड और उसमें हमने 6 डिफरेंट टेस्ट उनको स्टडी किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला अपना करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हैलाइड के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन, अमीनो एसिड रिएक्शंस और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, दीस आर वेरी इंपॉर्टेंट।
आज हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इसको स्टडी करेंगे। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हम दो पढ़ेंगे, एक E2 और एक E1। जैसे हमने SN2 और SN1 पढ़े थे, बिल्कुल इसी तरह हम E2 और E1 रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। पहले ना मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं कि ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या मुराद है। एलिमिनेशन तो आप जानते हैं ना, एलिमिनेशन रिमूवल, तो बीटा एलिमिनेशन इसका क्या मतलब होगा, जरा देखें स्टूडेंट। मेरे पास वो कार्बन जिस पर हैलोजन ग्रुप अटैच है, दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के जो एडजेसेंट कार्बन है दैट इज कॉल्ड द बीटा कार्बन। बीटा, अब ये कार्बन बीटा, इस पर मौजूद ये हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन पर है ये अल्फा हाइड्रोजन। अब हमें क्या करना है, हमने किसी रिएजेंट का इस्तेमाल करके, रिएजेंट जो आमतौर पर हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, किसी स्ट्रॉन्ग बेस का रिएजेंट का इस्तेमाल करके आपने अल्फा कार्बन से हैलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, यानी इधर से हैलोजन और इधर से हाइड्रोजन, इसको रिमूव करना। ये हाइड्रोजन ले लें, कोई लगा, लेकिन आपने अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन को रिमूव करवाना। जब ये यानी आपने -HX, ये आपने दो एटम्स का रिमूवल हुआ, हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। अब क्या हुआ, अब इन दोनों अल्फा और बीटा के दरमियान यहां पे डबल बॉन्ड बन गया, और यूं आपके पास ये प्रोडक्ट बना, ये डबल बॉन्ड, एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड अल्कीन, ये कहलाएगा अल्कीन। और इस तरह आपने क्या किया, आपने इस एलिमिनेशन रिएक्शन में एक अल्काइल हैलाइड को अल्कीन में कन्वर्ट किया बाय द रिमूवल ऑफ HX। HX इज कॉल्ड हाइड्रोजन हैलाइड, HX इज एन एसिड, हाइड्रोजन हैलाइड इज एन एसिड, और आपने इससे एसिड को निकाला बाय यूजिंग द स्ट्रॉन्ग बेस। स्टूडेंट, हमने ना चैप्टर 8 में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, उस बेस रिएक्शन को डिस्कस किया था। हमने अल्कीन के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे उसमें हमने एक मेथड पढ़ा था डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या था हमारे पास रिएक्शन था, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डी मीन रिमूवल, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हैलोजन और एशन मीन प्रोसेस। तो वो प्रोसेस जिसमें हम किसी भी सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन को और हैलोजन को रिमूव करवाते हैं। आज मैंने इसको नाम क्या दिया, आज मैंने इसे एलिमिनेशन रिएक्शन कहा। पहले मैं इसे क्या कह रहा था, पहले मैं कहता था दिस वन इज द डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, और आज इसी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन को हम कहते हैं दिस वन इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हाई दिस वन इज कॉल्ड बीटा, बिकॉज़ द हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम बीटा कार्बन, इसलिए दिस वन इज कॉल्ड द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस वन इज कॉल्ड द बीटा। और इसमें प्रोडक्ट क्या बना, यहां से X और यहां से H निकलने के बाद इन दोनों के दरमियान मल्टीपल बॉन्ड बना, एंड द प्रोडक्ट इज अल्कीन। दिस वन इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। स्टूडेंट, ये जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये आगे फिर दो इनकी टाइप्स हैं, एक हम कहते हैं E2 और एक हम कहते हैं E1। अब हम क्या करेंगे, हम इन E2 और E1 को वन बाय वन इस लेक्चर में मैं आपको E2 रिएक्शन ये आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस रिएक्शन को कंसेप्चुअली समझना चाहते हैं तो माय डियर स्टूडेंट, आपको ना वो जो SN रिएक्शन थे, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे, उसमें जो SN2 रिएक्शन था ना, अगर आप E2 को समझना चाहते हैं तो आप इसके साथ साथ SN2 रिएक्शन उसको कंपेयर करते जाओ और देखते जाओ। वो तो आपने अच्छी तरह याद किया हुआ है इससे पहले जो लेक्चर थे उसमें, तो SN2 और E2 दोनों को कंपेयर करके याद करते जाओ। आइए जरा E2 रिएक्शन क्या है। E2 रिएक्शन स्टूडेंट वन स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन, और वो जो SN2 पढ़ा था वो भी वन स्टेप था, तो ये भी वन स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच बोथ द एटम्स यानी हाइड्रोजन और हैलोजन, बोथ द एटम्स, दोनों एटम्स और ग्रुप्स लीव साइमल्टेनियसली, आर कॉल्ड लीव साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में, यानी जब अल्फा से हैलोजन रिमूव हो रहा होता है, एट द सेम टाइम बीटा से हाइड्रोजन, दोनों ग्रुप एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली कंसर्टेड प्रोसेस साइमल्टेनियस प्रोसेस उसमें लीव कर जाते हैं, और हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड एस्टैब्लिश होता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड E2 रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। स्टूडेंट, ये मेरे पास ना ब्रोमोइथेन है, दिस वन इज ब्रोमोइथेन। इसका रिएक्शन मैंने करवाया अल्कोहलिक KOH से, दिस वन इज द बेस, अल्कोहलिक KOH। याद रखना, यहां पे एक अहम बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, आप यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस आप कौन से दे सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, आप स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर ये KOH इन एथेनॉल इसको यूज कर सकते हैं, आप सोडियम एथोक्साइड इन एथेनॉल इसको यूज कर सकते हैं, आप सोडियम मेथोक्साइड इन मेथनॉल इसको यूज कर सकते हैं, आप पोटेशियम टर्शीब्यूटाइल उसको आप यूज कर सकते हैं, butoxide, potassium tertiary that can also be used as a strong base. These are various reagents which are used as a strong base, and these are used in the elimination reactions. मैं इन चारों में से मैं अल्कोहलिक यानी KOH इन एथेनॉल जिसे हम अल्कोहलिक KOH कहते हैं उसका इस्तेमाल करूं। अब होता क्या है, ये वाला कार्बन जिस पर ब्रोमीन है ये मेरे पास कहलाएगा अल्फा कार्बन, और ये कहलाएगा बीटा कार्बन। अब इस बीटा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन मैं आपको समझाने के लिए ना CH3 है तो एक हाइड्रोजन मैं यहां ले लेता हूं, तो ये CH2 है, ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए लिखा। अब क्या होगा, अब अल्फा से हाइड्रोजन यानी ब्रोमीन, बीटा से हाइड्रोजन, ये दोनों रिमूव होंगे, ये जो KBr को ले लेगा, KBr बन गया, OH इसके साथ ये हाइड्रोजन चला जाएगा, इस तरह ये क्या बन गया, वाटर। यूं अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान क्या एस्टैब्लिश हो गया, डबल बॉन्ड, और ये मेरे पास बन गया C डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये KBr बन गया, पोटेशियम ब्रोमाइड, और साथ आपके पास क्या बना, वाटर। ये आपके पास ईथीन जिसे आप एथिलीन कहते हैं, ईथीन ये हासिल। स्टूडेंट, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू E2 मैकेनिज्म। ये E2 इसमें ये जो आपने लिया ना, इसमें जो आपने अल्काइल हैलाइड लिया, दिस वन इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं और मेन काम वो क्या है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म उसकी तरफ। My dear student, it should be kept in mind that mechanism of E2 reaction. It was first of all studied in 1920 by Christopher Ingold. इसने सबसे पहले E2 का मैकेनिज्म स्टडी किया था, और इसके पास ना कई एक्सपेरिमेंटल डाटा जो है वो आया था उसकी बेस में इसने इसका मैकेनिज्म जो इंट्रोड्यूस कराया था। हम मैकेनिज्म क्या देखें। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास इथाइल ब्रोमाइड है। आप जानते हैं ब्रोमीन पे पार्शियल नेगेटिव बिकॉज़ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ग्रेटर देन कार्बन, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, इन सब पे पार्शियल पॉजिटिव। जिस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन हैविंग अ पार्शियल पॉजिटिव दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन, और इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव, ये मैंने ना इस पे पार्शियल नेगेटिव बाकी सब पे पार्शियल पॉजिटिव। एंड यू नो दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, द कार्बन बियरिंग द हाइड्रोजन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, एंड दिस कार्बन एडजेसेंट टू द अल्फा, दिस वन इज द बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अब हुआ कैसे, होता ये कि आपके पास ये बेस आता है, दिस वन इज द बेस, ये बेस है, इट हैज एन इलेक्ट्रॉन पेयर, मैं नेगेटिव देता, दिस वन इज द लिवस बेस, एंड दिस लिवस बेस हैज इलेक्ट्रॉन पेयर। अच्छा, पहले क्या होता था, जो जब आपने SN2 को पढ़ा
उसमें भी हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल था, यहां भी यही न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन अब मैं इस न्यूक्लियोफाइल को मैं लीवस बेस कह रहा हूं। पहले क्या हुआ था, SN2 में क्या हुआ था, इसने इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक किया था, ब्रोमीन यहां से निकल गया था, ब्रोमाइड आयन। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि ये वाला जो है, यानी दिस वन इज द लीवस बेस, मैं इसे लीवस बेस कह रहा हूं, लीवस बेस, इट हैज इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये क्या करेगा, ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी ये लीवस बेस इस कार्बन के इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इस हाइड्रोजन, यानी ये लीवस बेस इसमें से इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। स्टूडेंट, जब ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा होता है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये यहां से इधर शिफ्ट होते हैं, आई मीन ये यहां पे डबल बॉन्ड बनाते हैं। अब इस कार्बन के आगे 4 बॉन्ड है, एक और बॉन्ड बनेगा 5 बॉन्ड, ऐसा तो नहीं हो सकेगा। क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये इस ब्रोमीन के पास चले जाएंगे। अगर आप देखेंगे ना, अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या क्या हो रहा है, लीवस बेस और हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड बन रहा है, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहां पे 4 इवेंट्स हो रहे हैं, 4 इवेंट्स हो रहे हैं। मैं ये ट्रांजिशन स्टेट आ गई, दिस वन इज द ट्रांजिशन स्टेट। मैं इस ट्रांजिशन स्टेट में चारों इवेंट्स का दोबारा जिक्र करता हूं। देखो क्या हो, कह रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन जिसमें कह रहा हूं, इसका अटैकिंग बेस के साथ बॉन्ड बन रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, कार्बन ये वाला पाई बॉन्ड बन रहा है, और कार्बन हाइड्रोजन यानी कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। 4 इवेंट्स हो रहे हैं, और ये चारों इवेंट्स साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक ही वक्त में हो रहे हैं। दिस वन इज द ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट में ये चारों काम हो रहे हैं। मैं आपको ना एक और अंदाज से समझाता हूं, जरा देखें माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास ना, ये मेरे पास इथाइल ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल है, या आप इसको गौर से देख सकते हैं, ये कार्बन जिसके साथ ब्रोमीन लगा, दिस वन इज अल्फा कार्बन, इसके साथ ये वाला कार्बन, दिस वन इज कॉल्ड द बीटा कार्बन, इस पर मौजूद ये 3 हाइड्रोजन, दीस आर बीटा हाइड्रोजन, दे पोजेस अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सो दीस आर एसिडिक हाइड्रोजन। ये आपके पास ना एक न्यूक्लियोफाइल आया, मैं इस न्यूक्लियोफाइल को लीवस बेस कह रहा हूं, इट हैज इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से ब्रेक होना शुरू होगा, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होगा। ये 4 काम। अच्छा एक बात याद रखना, अगर हम ना स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेस पे उसके तनासुर में इसको डिस्कस करें, तो आपके पास ना ये चेंज इस तरह आती है, ये कार्बन जिसने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, यानी बीटा कार्बन जो है, बीटा कार्बन अपने हाइब्रिडाइजेशन चेंज करता है, sp3 से sp2 में लाता है, और यूं ये कार्बन कार्बन अल्फा बीटा दोनों sp2 हाइब्रिडाइज और इनके दरमियान डबल बॉन्ड एस्टैब्लिश होता है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इस ट्रांजिशन स्टेट को क्रिटिकली देखें, अब हो वाला क्या रहा है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यानी बीटा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके ऊपर ये जो हाइड्रोजन है जिसमें अब ये बेस सब्सट्रैक्ट करता है, इस हाइड्रोजन की ये जो प्लेन और ये जो हैलोजन कार्बन हैलोजन है, ऑल दीज मस्ट इन सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन में होने चाहिए। अगर ये सारे एक ही प्लेन में होंगे, तब ही जब ये एसिडिक हाइड्रोजन यहां से एब्स्ट्रैक्ट होगा, रिमूव होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन आके पुश करेंगे और यहां से ब्रोमाइड आयन बनकर निकल जाएगा। ये तभी पॉसिबल अगर ऑल दीज अकर इन द सेम प्लेन। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द ट्रांजिशन स्टेट, शॉर्ट लिव्ड, वेरी रिएक्टिव, हाईली एनर्जेटिक। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें ये होगा, ये ब्रोमाइड आयन निकल गया, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो गया, और यूं आपके पास ये ईथीन का मॉलिक्यूल बन गया, ये ईथीन का मॉलिक्यूल बन गया। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इसके ना एनर्जी डायग्राम देखें, एनर्जी डायग्राम में देखेंगे ना, तो ये मेरे पास है रिएक्टेंट्स, और ये रिएक्टेंट आपके पास क्या है, ये आपके पास अल्काइल हैलाइड है, और साथ आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल जिसमें बेस कह रहा हूं। अब क्या होगा, जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे, एनर्जी इंक्रीज सिस्टम की करेगी, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां पे जाके ये ट्रांजिशन स्टेट एस्टैब्लिश होगी। और मैंने कहा कि ट्रांजिशन स्टेट में 5 डिफरेंट इवेंट्स इन्वॉल्व हैं, 4 डिफरेंट इवेंट्स इन्वॉल्व हैं। वो 4 इवेंट्स कौन कौन से हैं? पहला इवेंट है बेस हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, दूसरा इवेंट है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकेज, तीसरा इवेंट है कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, और चौथा इवेंट क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकेज। ये चारों काम साइमल्टेनियसली कंसर्टेड प्रोसेस में हो रहा है, एंड दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये आपके पास प्रोडक्ट की तरफ चली जाएगी। दिस रिएक्शन इज ओवरऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट से नीचे स्टेबल है। माय डियर स्टूडेंट, अब आपके पास ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड बन गया, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट मेरे पास बना जी सी डबल बॉन्ड सी, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, दिस वन इज ईथीन, प्लस ये BH बन गया, प्लस ये ब्रोमाइड आयन यहां से रिमूव हो गया। सिंगल स्टेप रिएक्शन, जितनी मैंने ऊपर बातें की ना, अब वही बातें आगे रिपीट होती जाएगी। सिंगल स्टेप, द मैकेनिज्म दैट वाज डिस्कस्ड बाय क्रिस्टोफर इन गोल्ड। क्रिस्टोफर इन गोल्ड कहता है कि दिस वन इज द सिंगल स्टेप रिएक्शन, एंड दिस स्टेप इज स्लो, एंड दिस वन इज द रेट डिटरमिनिंग। इफ अ रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्टेप, दैट स्टेप इज कॉल्ड द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। दूसरी बात, बेस अटैक्स ऑन द एसिडिक हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड साइमल्टेनियसली। यानी वो कहता है 2 काम, बेस का इस पर अटैक करना, और हाइड्रोजन एटम तो हाइड्रोजन एटम का यहां से रिमूव होना, ये दोनों काम कंसर्टेड प्रोसेस में साइमल्टेनियसली हो रहे, एक ही वक्त में। और अल्कीन इज फॉर्म्ड, या द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड दैट इज कॉल्ड अल्कीन, आई मीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। मोलेकुलरिटी हम क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप। दिस वन इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, एक अल्काइल हैलाइड है, एक बेस है, तो जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे वो उसकी क्या कहलाती है, मोलेकुलरिटी। तो इसकी मोलेकुलरिटी क्या है, 2, यूं ये कहलाएगा बाई मोलेकुलर रिएक्शन, बाई मोलेकुलर रिएक्शन। देखो 2 मॉलिक्यूल्स आई मीन अल्काइल हैलाइड एंड बेस आर टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप, सो इट्स मोलेकुलरिटी इज 2, एंड दिस वन इज बाई मोलेकुलर रिएक्शन। दिस वन इज अ बाई मोलेकुलर रिएक्शन। मैं लिखता हूं ना E2, तो ये जो 2 है ना, 2 ये 2 इसकी मोलेकुलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट आगे हम चलते हैं और हम रिएक्शन काइनेटिक्स को डिस्कस। माय डियर स्टूडेंट, क्रिस्टोफर इन गोल्ड उसने ये ऑब्जर्व किया थ्रू एक्सपेरिमेंट कि अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन और बेस की कंसंट्रेशन दोनों जो है रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है। जितनी आप अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन जितने गुना बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन उतने गुना बढ़ेगा। अगर आप अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन डबल करें, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। अगर आप बेस की कंसंट्रेशन डबल करें, तब भी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। अगर आप इन दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करें, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज कर रहा है। इस ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसके बेस पर उसने रेट इक्वेशन डेवलप की, और रेट इक्वेशन क्या आ गई, रेट इक्वेशन आ गई, रेट दैट्स इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस। मैं यहां न्यूक्लियोफाइल नहीं लिख रहा, मैं यहां बेस का जिक्र कर रहा हूं। क्यों मैं बेस लिखता हूं, ये जब मैं आपको SN2 और E2 का फर्क बताऊंगा ना, वहां मैं इस बात का वजाहत करूंगा कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं। स्टूडेंट अब आप देखें, इसके ऊपर 1, इसका एक्सपोनेंट 1, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपके पास E2 रिएक्शन है वो अल्काइल हैलाइड के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, बेस के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है,
यानी दोनों रिएक्शन के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है। ओवरऑल अगर मैं रेट ऑफ ऑर्डर फ्रैक्शन हूं तो आप इनको ऐड कर लें, तो ओवरऑल जो ओआर है, ओआर मीन ऑर्डर फ्रैक्शन, दैट इज इक्वल टू 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो दिस मींस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। E2 इज ओवरऑल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। स्टूडेंट अब हम लास्ट में पढ़ते हैं नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी कौन से अल्काइल हैलाइड जो E2 रिएक्शन ये देते हैं। हम क्या कहेंगे कि जनरली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स दे अंडरगो E2 रिएक्शंस। ये बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट जिस तरह हम कहते हैं ना कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अंडरगो SN2 रिएक्शंस, तो जो अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन देते हैं वही अल्काइल हैलाइड E2 रिएक्शन देते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस है उसकी जो पहली टाइप थी आई मीन E2 रिएक्शंस उसको डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका फजल फरमाए, अल्लाह ताला आपका करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमीर अब्दुल्ला, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स की हम रिएक्शन स्टडी करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, आज हम उसकी रिएक्शंस स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो स्टूडेंट्स, रिएक्शंस ऑफ एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड्स के रिएक्शन देखते हैं। एसाइल हैलाइड क्या है? एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव है। अब हम इसके रिएक्शंस देखते हैं। एसिड हैलाइड, इसको एसिड हैलाइड भी कहते हैं, एसाइल हैलाइड भी कहते हैं। एसिड हैलाइड आर द मोस्ट रिएक्टिव। देखो स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें, कभी-कभी एमसीक्यूज में आ जाता है। एसिड हैलाइड्स आर द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने डेरिवेटिव्स हैं, मतलब हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड है, इसी तरह है, तो जितने भी इनके डेरिवेटिव्स हैं सब में मोस्ट रिएक्टिव जो है वो क्या है? एसाइल हैलाइड या एसिड हैलाइड्स हैं। स्टूडेंट्स, द फेमस रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड इज फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप लोगों ने बेंजीन के चैप्टर में भी फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन पढ़ा था, रिएक्शन ऑफ बेंजीन में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यानी फेमस रिएक्शन जो है एसाइल हैलाइड का वो क्या है? फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन है। देखो स्टूडेंट, जिस तरह मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्ट में आप लोगों को बता चुका हूं कि यहां पर कुछ रिएक्शंस जो है वो आप एक चैप्टर में एक पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ेंगे, और वो रिएक्शन जो है वो दूसरे चैप्टर में आप रिएक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज में पढ़ेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो है यही रिएक्शन हम बेंजीन के रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में पढ़ चुके हैं, जो कि आप लोगों का प्रीवियस चैप्टर था। तो हम देखते हैं एक्चुअली होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसाइल ग्रुप। जब हम एसाइल ग्रुप की क्या करें, बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन करें, तो इसको हम क्या कहते हैं? एसाइलेशन। और एसाइलेशन ऑफ बेंजीन जो है इसके लिए फेमस रिएक्शन फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन है। स्टूडेंट, हम रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन क्या है? जब हम बेंजीन को रिएक्ट करते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ, हमारे पास एसीटोफिनोन प्रोड्यूस होता है। एसीटोफिनोन क्या है एक्चुअली? स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कीटोन है, RC+O R टाइप कंपाउंड है। क्या है? कीटोन है, यानी एरोमेटिक कीटोन है। बेंजीन रिंग पे हमारे पास एसाइल ग्रुप जो है ये सब्स्टिट्यूट होकर क्या बनाता है? हमारे पास कीटोन। स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन का। मैकेनिज्म किस तरह है? स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एसाइल हैलाइड को रिएक्ट करते हैं AlCl3 के साथ। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर क्लोरीन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक कर लेता है। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ पे मूव होना शुरू हो जाती है, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ में कार्बन की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड क्लोरीन की तरफ ब्रेक हो जाता है और हमारे पास AlCl4 निकल जाता है। रिमेनिंग पार्ट क्या है? देखो, हमारे पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड O। अब ऑक्सीजन जो है वो मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है। यहां पर जब 3 बॉन्ड बनाता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये बॉन्ड वापस ऑक्सीजन की तरफ टूट जाता है और यो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पॉजिटिव पे अटैक कर लेते हैं। बेंजीन के पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे अटैक कर लेते हैं और बेंजीन की एरोमेटिसिटी टेम्पररी डिस्ट्रॉयड हो जाती है और एसाइल ग्रुप अटैच हो जाता है बेंजीन रिंग को। अब क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, यहां पर मौजूद हाइड्रोजन जो है ये AlCl3 में और क्लोरीन नेगेटिव निकल जाता है। ये क्लोरीन नेगेटिव जो है वो क्या कर लेता है? बेंजीन रिंग पर अटैच हाइड्रोजन जो है उसको ले लेता है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है और हमारे पास ऐसे रिजल्ट बेंजीन की एसाइलेशन हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। स्टूडेंट्स, एसिड एनहाइड्राइड भी क्या है? हमारे पास डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड की। एसिड एनहाइड्राइड आर मोर रिएक्टिव देन ईस्टर। अगर हम ईस्टर के मुकाबले में, यानी RC+O के मुकाबले में क्या करें? ईस्टर को देख ले, ईस्टर के मुकाबले में एसिड एनहाइड्राइड को देख ले, तो ये क्या है? मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन ईस्टर है, बट लेस रिएक्टिव देन एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड से एसिड हैलाइड के मुकाबले में लेस रिएक्टिव है और एसीटर के मुकाबले में क्या है? मोर रिएक्टिव है। देखो स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए यहां पर हमारे पास क्या है? R ग्रुप है। R ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन। R ग्रुप की इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव है। ये क्या करता है? इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करती है ऑक्सीजन की तरफ। तो एसीटर के मुकाबले में एसिड एनहाइड्राइड जो है वो मोर रिएक्टिव है, लेकिन एसाइल हैलाइड्स के मुकाबले में लेस रिएक्टिव है। देखो स्टूडेंट्स, हम इसकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देखते हैं। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो एसिड हाइड्रोलिसिस पे ये रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। यानी हमने पढ़ा कि एसिड एनहाइड्राइड जो है ये डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो जिन कार्बोक्सिलिक एसिड से ये बना होता है एसिड हाइड्रोलिसिस पर वो रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड दे देते हैं। स्टूडेंट्स, देखते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म, यानी एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एनहाइड्राइड की। नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। स्टूडेंट्स,
मैकेनिज्म क्या है एसिड एनहाइड्राइड की हाइड्रोलाइसिस का? देखो स्टूडेंट्स, जब हम एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं तो हमें पता है कि एसिड डिसोसिएट होता है वाटर में, HCl है तो ये H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है। अब क्या होता है, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है वो H3O से एक हाइड्रोजन ले लेता है और एज ए रिजल्ट ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखो ये कार्बन जो है, ये कार्बोनाइल कार्बन, अब इसके साथ जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है वो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं और नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल जो है उसके ऑक्सीजन के लोन पेयर इस कार्बन पर अटैक कर लेते हैं और हमारे पास इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पेयर ऑक्सीजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है, लिहाजा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो अपने पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए ये प्रोटॉन दोबारा वाटर मॉलिक्यूल को दे देता है और हमारे पास क्या हो जाता है, देखो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इसके नतीजे में अटैच हो जाता है कार्बोनाइल कार्बन पे। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में चूंकि एसिड हाइड्रोलाइसिस हम कर रहे हैं तो दूसरा H3O मॉलिक्यूल पे ये ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या कर लेते हैं, अटैक कर लेते हैं और क्या हो जाता है हमारे पास, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन 1 2 3 बॉन्ड बना लेता है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन इस पॉजिटिव चार्ज को दो तरह से जो है वो दोबारा रिगेन करेगा अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। एक तो हमारे पास क्या है कि ये बॉन्ड इस तरफ पे टूट जाए, लेकिन देखो चूंकि इस कार्बन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन मौजूद है वो भी अपना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है, तो क्या होता है एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड जो है ये इस तरफ पे शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन की तरफ और इस हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या हासिल हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। अब देखो और रिमेनिंग पार्ट हमारे पास किस तरह, R1, देखो यहाँ पे हमने R1 और R2 से डिफरेंशिएट किया था तो R2 ये निकल जाता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट हो जाता है तो एज ए रिजल्ट इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो देखो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है और एक हाइड्रोजन है इसके साथ और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब एज ए रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन था तो जो स्टार्ट में हमने एसिड यूज किया था उसके नेगेटिव चार्ज आइन जो है वो इस प्रोटॉन को लेकर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं और हमारे पास दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल हासिल हो जाता है। तो ये स्टूडेंट क्या है, मैकेनिज्म है किस चीज का, एसिड एनहाइड्राइड की हाइड्रोलाइसिस का। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ईस्टर है। क्या है, ईस्टर है। ईस्टर की हम देखते हैं रिएक्शन। स्टूडेंट्स, ईस्टर की जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ईस्टर की हाइड्रोलाइसिस पे स्पोनिफिकेशन हो जाती है, सोप फॉर्मेशन, यानी ईस्टर आर कॉमनली हाइड्रोलाइज्ड विद बेसेस। बेस की मौजूदगी में ईस्टर की हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं और इस रिएक्शन को हम स्पोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। बायोकेमिस्ट्री में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे सोप फॉर्मेशन में। तो स्टूडेंट्स ईस्टर ले लेते हैं और बेस की मौजूदगी में उसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं। देखो किस तरह रिएक्शन क्या है, हमारे पास ईस्टर है CH3C+O OC2H5 और हम बेस की मौजूदगी में सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की मौजूदगी में इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इसको हीटअप करते हैं तो हमारे पास स्पोनिफिकेशन हो जाती है, सोप फॉर्मेशन हो जाती है और हमारे पास C2H5OH का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। मैकेनिज्म क्या है, देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रांग बेस है और इक्वस सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोसिएट होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ये OH नेगेटिव जो है ये कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर लेता है, क्योंकि ये कार्बोनाइल कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग सेंटर है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है RC सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव OH और OR। अब क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज जो है ये दोबारा जब इस कार्बन पे आते हैं तो अब दो पॉसिबिलिटी है। एक ये है कि ये क्या निकल जाए, OH ग्रुप निकल जाए, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये हमारे पास RO ग्रुप निकल जाए। तो ये बल्कि ग्रुप है, बिग ग्रुप है और नेगेटिव चार्ज को जो है अपने पास सस्टेन रख सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, यानी ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो जाता है। अब हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाता है, RC डबल बॉन्ड OH क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड और हमारे पास RO नेगेटिव। अब ये O जो है ऑक्सीजन नेगेटिव जो है वो इस प्रोटॉन को ले लेता है और हमारे पास ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एक्चुअली ऑक्सीजन पर मौजूद इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर रेजोनेंस करते रहते हैं, इन रेजोनेंस होते हैं तो हमारे पास ये प्रोटॉन निकल जाता है और हमारे पास ROH की सूरत में ये निकल जाता है। जहां हमने लिखा था कि अगर हमारे पास क्या है ये R प्राइम ग्रुप जो है ये C2H5 है तो हमारे पास इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, तो वो निकल जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, चूंकि हमने ये जो शुरू किया था तो बेस की मौजूदगी में शुरू किया था और बेस का जो केटाइन है वो यहाँ पर आकर इस कार्बोक्सिलिक एसिड के जो हमारे पास एनाइन प्रोड्यूस हुआ है वो उसको क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है और यू हमारे पास इस रिएक्शन को हम स्पोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। सोप फॉर्मेशन इसी मैकेनिज्म के थ्रू होती है। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं ईस्टर की रिडक्शन की। नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास ईस्टर की रिडक्शन है। ईस्टर कैन बी रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल। रिडक्शन इसकी होती है किस चीज को, प्राइमरी अल्कोहल को, लेकिन इसके लिए स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट यानी हम इस्तेमाल करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर एज ए सॉल्वेंट। ईथर को बतौर सॉल्वेंट लेकर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके जरिए हम ईस्टर को अल्कोहल में रिड्यूस करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हाइड्रोजन जो है ये हाइड्राइड इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर लेता है और हमारे पास जो पॉजिटिव पार्ट रह जाता है वो टेम्पररी इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है। अब देखो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर ये नेगेटिव चार्ज जो है ये दोबारा शिफ्ट होता है कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड बना लेता है और एज ए रिजल्ट हमारे पास जो बल्कि ग्रुप है वो निकल जाता है। अब ये हमारे पास CH3 और नेगेटिव की सूरत में निकल जाता है
इसकी हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एसिड की मौजूदगी में ये चेंज हो जाता है किस चीज में, अल्कोहल में, और एक मॉलिक्यूल निकल जाता है। रिमेनिंग हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ, ये हमारे पास देखो स्टूडेंट आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड प्रोड्यूस हुआ। अब इस एल्डिहाइड की मजीद क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है, हाइड्रोजन इसको ऐड हो जाता है। देखो स्टूडेंट आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, तो रिडक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अब देखो नेक्स्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है उसका ये H निकल जाता है और इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर लेता है। टेम्पररी तौर पर ये हमारे पास जो है ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाते हैं। अब देखो हम एसिड की मौजूदगी में यानी प्रोटॉन जो है वो ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये ऑक्सीजन ये प्रोटॉन ले लेता है और हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाता है, प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाता है। तो जब हम रिडक्शन करते हैं ईस्टर की, तो ईस्टर की रिडक्शन पे अगर हमारे पास क्या हो, रिड्यूसिंग एजेंट हो, तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाता है। देखो स्टूडेंट्स ये हमने आज के लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा कि डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के हम रिएक्शन देखते हैं, तो हमने इसके मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन स्टडी किए। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ और जो है डेरिवेटिव्स के रिएक्शन स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट्स माय नेम इज अमीर अब्दुल्ला, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स हम चैप्टर 16 हाइड्रोकार्बन डिस्कस कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसके जो एमसीक्यूज पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग एंड इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। स्टूडेंट दो बातें इसमें, एक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग एंड इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। हम पढ़ चुके थे कि जो हमारे पास रिंग डीएक्टिवेटर है वो मीटा डायरेक्टिंग होते हैं जनरली, और जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं वो रिंग को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सुने हैं तो उसमें मैं बता चुका हूं कि हेलोजन हमारे पास ऐसे फंक्शनल ग्रुप है कि वो रिंग को तो डीएक्टिवेट करते हैं, है क्या, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो हमारे पास डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, यानी क्लोरीन जो है ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अगर क्लोरीन बेंजीन रिंग पे मौजूद है और कमिंग सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो इसी क्लोरीन की मौजूदगी में सब्स्टिट्यूएंट या ऑर्थो पोजीशन पे और या पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। लेकिन चूंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ग्रेटर है, जिसकी वजह से रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। तो डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू एक्सिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट्स हम डिटेल से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ चुके थे, तो इनमें हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 2 ब्यूटीन, क्योंकि हमारे पास ब्यूटीन है, ये हमारे पास क्या है, सिस 2 ब्यूटीन, और ये हमारे पास ट्रांस 2 ब्यूटीन, और दोनों क्या है, आइसोमर है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो ये दोनों क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इन बेंजीन इज ऑफ द टाइप ऑफ। स्टूडेंट्स बेंजीन के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि इसमें हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। हर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ sp2 ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, इसी तरह इस कार्बन के साथ sp2 ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ sp2 और s ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, और एक ऑर्बिटल इसका अनहाइब्रिडाइज रह जाता है और ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेते हैं। तो बेंजीन में हर कार्बन जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। व्हेन एसिटाइलिन इज ट्रीटेड विद HBr वी गेट। देखो स्टूडेंट्स हम डिटेल से पढ़ चुके थे, जब हम एसिटाइलिन रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ तो क्या होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे अटैक कर लेते हैं। ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्ट है, तो ये यहां पे अटैक कर लेते हैं। हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, CH2 डबल बॉन्ड HBr। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, इथाइलिन ब्रोमाइड है, करेक्ट ऑप्शन इथाइलिन ब्रोमाइड। नेक्स्ट हमारे पास है, द जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन इज। देखो स्टूडेंट्स हम डिटेल से पढ़ चुके हैं अल्केन में कि अल्केन का जनरल फार्मूला हमारे पास CnH2n+2 है, जबकि साइक्लोअल्केन का हमारे पास क्या है, CnH2n। मसलन हमारे पास प्रोपेन है और साइक्लोप्रोपेन है। हम देखते हैं प्रोपेन है तो Cn = 3 तो C3H2n+2 H8, जबकि साइक्लोप्रोपेन अगर है तो उसका हमारे पास C3 और H6। हम स्ट्रक्चर देखते हैं साइक्लोप्रोपेन का, तो क्या होगा, 3 कार्बन एटम इन साइक्लिक फॉर्म और हर कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम, तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो साइक्लोअल्केन का जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है, CnH2n है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C2H6O। तो इसकी हमारे पास करेक्ट आंसर 2 है। क्या है, एक हमारे पास होगा इसका CH3CH2OH इथेनॉल, और एक हमारे पास CH3CH3O यानी डाई मिथाइल ईथर, और एक हमारे पास इथेनॉल, तो 2 आइसोमर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास है, द डिहाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन है जिंक डस्ट, सल्फ्यूरिक एसिड, अल्कोहलिक KOH और इक्वस KOH।
तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट, अल्कोहलिक KOH, क्योंकि इक्वस KOH में क्या होता है, ये अल्कलाइन इन नेचर है, और जब डिसोसिएट होता है तो हमें हाइड्रोक्सिल आयन देता है, जो कि हाइड्रोक्सिल आयन सब्स्टिट्यूट कर लेता है किस चीज को, अल्काइल हैलाइड में हेलोजन को, और क्या अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। तो हम इक्वस KOH की बजाय अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं। कहां पे, डिहाइड्रोहेलोजनेशन अगर हम करना चाहे अल्काइल हैलाइड की, तो इसके लिए हम अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं, क्योंकि इक्वस KOH अल्कलाइन इन नेचर है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो फिर हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर लेता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, RCl है, तो अगर हम इसके साथ इक्वस KOH यूज करें तो इक्वस KOH की मौजूदगी में हमारे पास ROH बनेगा, क्लोरीन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस करेगा और हमारे पास KCl प्रोड्यूस होगा, तो इसलिए हम अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, द मर्श गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ, हम पढ़ चुके हैं अल्केन के इंट्रोडक्शन में कि हमारे पास मर्श गैस मीथेन पर मुश्तमिल होता है, क्योंकि मीथेन यानी मर्शी प्लेसेस के बारे में हम पढ़ चुके थे डिटेल से, तो मीथेन जो है ये यानी मर्श गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन। नेक्स्ट जो है इथीन एंड इथाइन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, इथीन और इथाइन को हम किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बाय इनहाइड्रस AlCl3, बाय ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, कोल्ड H2SO4 और AgNO3 इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी सिल्वर नाइट्रेट। तो अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने लेक्चर सुने हैं तो उसमें हम डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हम सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में जब इथाइन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इथाइन में एसिडिक हाइड्रोजन की मौजूदगी की वजह से क्या बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, सिल्वर एसिटाइलाइड, सिल्वर एसिटाइलाइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, जो कि हमें क्या इंडिकेट करता है, प्रेजेंस ऑफ इथाइन। जबकि इथीन के साथ ये रिएक्शन नहीं होता, तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, यानी AgNO3 इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में हम रिएक्ट करते हैं इथाइन को, और ये टेस्ट यूज होता है टू डिस्टिंग्विश इथाइन एंड इथीन। इथीन में हमारे पास ये रिएक्शन नहीं होता, जबकि इथाइन में होता है। नेक्स्ट है द होमोलिटिक फिजन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथेन गिव एन इंटरमीडिएट इन व्हिच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp हाइब्रिडाइज्ड और sp2 डिहाइब्रिडाइज्ड। तो स्टूडेंट्स जब हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की होमोलिटिक फिजन करते हैं, फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल हासिल होता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज प्लेनर स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि इनमें से अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और साइक्लोअल्केन में अल्कीन का स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। व्हेन कार्बन अंडरगोज sp2 hybridization then HCH bond angles are 120, 180, 109.5, 107.5। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर चुके थे कि बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन में 180, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109.5। तो हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं, तो इसमें हमारे पास बॉन्ड एंगल क्या है, 120 है। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग रिएक्शन बेंजीन प्लस क्लोरीन रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 गिव अस C6H5Cl एंड HCl, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन हैज टेकन। स्टूडेंट्स हम डिटेल से बेंजीन के रिएक्शन में पढ़ चुके थे। यहां पर क्या होता है, बेंजीन रिंग है और ClCl2 AlCl3 की मौजूदगी में, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे अटैक कर लेते हैं, हमारे पास क्या बन जाता है, HCl पॉजिटिव, और ऑनवर्ड इन ऑर्डर टू रिगेन एरोमेटिसिटी हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेता है और क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन नहीं है बल्कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, मीटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो या आल। देखो स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके थे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स के बारे में। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ओनली बेंजीन है और बेंजीन की हम क्लोरीनेशन करते हैं, तो इस बेंजीन के सारे कार्बन इक्विवेलेंट है, ये क्लोरीन किसी भी कार्बन पर भी अटैच हो सकती है और हमें क्लोरो बेंजीन प्रोडक्ट देगा। लेकिन अगर क्लोरीन से पहले इस पर क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रो ग्रुप अटैच है, क्या है, NO2 ग्रुप अटैच है, तो हम डिस्कस कर चुके थे कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पर फर्दर सब्स्टिट्यूशन जब हम करते हैं तो इस रिएक्शन का नेचर ये एग्जिस्टिंग सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेगा कि कमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होता है या पैरा पोजीशन पे अटैच होता है। तो अब हमें पता है कि नाइट्रो ग्रुप क्या है, मीठा डायरेक्टिंग है। देखो स्टूडेंट्स हम इसको डिटेल से पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मीठा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का जो लेक्चर था वो सुना है तो फिर आपको पता होगा कि नाइट्रो क्या है, मीठा डायरेक्टिंग ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप की मौजूदगी में क्लोरीन ओनली मीठा पोजीशन पे अटैच हो सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, दो मीठा पोजीशन है, तो किसी भी मीठा पोजीशन पे अटैच हो सकता है, क्योंकि मीठा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर होगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो हमारे पास जब बनेगा क्या, तो हमारे पास मीठा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बनेगा। क्या है, मीठा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। स्टूडेंट्स इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया।